घमंडी पेड़। एक जंगल में एक सेब का पेड़ था। वो पेड़ बहुत ही घमंडी था। वो किसी को भी अपनी डाली पर बैठने नहीं देता था। ठीक उसके सामने एक आम का पेड़ था जो बहुत दिलदार था। उसे सबकी बहुत परवाह थी। एक दिन एक बूढ़ा आदमी जंगल से गुजर रहा था। वो चलते चलते बहुत थक गया और सेब के पेड़ की छांव में बैठ गया। ए, उठो यहाँ से। ए सेब के पेड़, मैं बहुत थक चुका हूँ। मुझे थोड़ी देर आराम करने दो। मैं आराम करके निकल जाऊंगा। नहीं, तुम अभी उठो और निकल जाओ यहाँ से। जाके दूसरे पेड़ के नीचे आराम करो। फिर भी वो बूढ़ा आदमी पेड़ की बात नहीं मानता। अब देखो मैं क्या करता हूँ। गुस्से में आकर सेब का पेड़ उस बूढ़े आदमी के ऊपर अपने सेब गिराने लगता है। ये तुमने क्या किया? एक ना एक दिन तुम्हारा घमंड जरूर उतरेगा। ये सब पास ही खड़ा आम का पेड़ देखता है और बूढ़े आदमी को कहता है, अरे अरे, आप चिंता मत करिए, यहाँ आइए मेरी डालियों की छाव में। शुक्रिया, लेकिन अभी बहुत वक्त भी हुआ है और मुझे घर भी जाना है। वो बूढ़ा आदमी वहाँ से निकल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वहाँ से एक बंदरों की टोली जा रही थी। वो बंदर रहने के लिए पेड़ ढूंढ रहे थे। तभी उनकी नजर उस सेब के पेड़ पे पड़ती है। अरे वो देखो, वो सेब का पेड़ कितना बड़ा है और उसकी डालियां भी बहुत बड़ी है। क्यों ना हम इसी सेब के पेड़ को अपना घर बना ले। हाँ हाँ, ये बहुत बड़ा है। चलो हम उस सेब के पेड़ से जाकर पूछते हैं। बंदरों की टोली सेब के पेड़ के पास जा पहुंची। सुनो, क्या हम इस पेड़ पर रह सकते हैं? नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकते। बंदरों की टोली सेब के पेड़ से बहुत विनती करती है, फिर भी सेब का पेड़ नहीं मानता। बंदरों को सामने एक आम का पेड़ दिखाई देता है। फिर वो उसके पास जाते हैं। सुनो, क्या हम इस पेड़ पर रह सकते हैं? हाँ जरूर, क्यों नहीं। बंदरों की टोली खुश हो गई और उस आम के पेड़ पे रहने लगी। बंदरों को रोज ताजे ताजे आम भी खाने मिल रहे थे। ऐसा रोजाना चलने लगा। एक दिन कुछ लकड़हारे जंगल में पेड़ काटने आते हैं। उनकी नजर आम के पेड़ पे पड़ती है। अरे वो देखो, वो आम का पेड़ कितना बड़ा है। इसे बेचकर हम बहुत पैसे कमाएंगे। लकड़हारे आम के पेड़ के पास जाते हैं। उन्हें उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर दिखाई देते हैं। अरे ये क्या? इस पेड़ पर तो बहुत सारे बंदर हैं। हम इस पेड़ को नहीं काट सकते। तभी एक लकड़हारे की नजर उस सेब के पेड़ पर पड़ती है। अरे वो देखो, सामने एक बड़ा सेब का पेड़ है। चलो हम उसे काटते हैं। लकड़हारे सेब के पेड़ को काटने लगते हैं। ये देख सेब का पेड़ अपने बचाव में उन पर सेब गिराने लगता है। फिर भी लकड़हारे नहीं रुकते। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी मदद करो, बचाओ। अरे तुम्हें उस सेब के पेड़ को बचाना चाहिए। जाओ उसकी मदद करो। नहीं, हम नहीं करेंगे उसकी मदद। वो बहुत बुरा और घमंडी है। अरे नहीं दोस्तों, ऐसा मत बोलो। फिर उसमें और हम में क्या फर्क रह गया। ठीक है, हम उसे बचाते हैं। सारे बंदर सेब के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। रुको लकड़हारे, पेड़ को तोड़ना बंद करो। नहीं, हमें ये पेड़ तोड़ना है। तुम जाओ अपना काम करो। तभी सारे बंदर गुस्सा होकर सेब निकालकर लकड़हारे को मारने लगे। अरे अरे, ये बंदर हमारी जान ले लेंगे। भागो यहाँ से। शुक्रिया दोस्तों, तुम कितने अच्छे हो। मैंने तुम्हें यहाँ नहीं रहने दिया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। आज से तुम यहाँ रह सकते हो और मेरे फल भी खा सकते हो। शुक्रिया बोलना है तो उस आम के पेड़ को बोलो। उसने हमें तुम्हारी मदद करने के लिए मनाया, नहीं तो हम तुम्हारी कभी मदद नहीं करते, क्योंकि तुम्हें घमंड ही इतना है। अब बंदरों की टोली दोनों पेड़ों पर खुशी खुशी रहने लगी। सेब का पेड़ भी सभी को आसरा देने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए। बंदर और टोपी वाला। एक
एक गांव में एक मेहनती व्यापारी रहता था जो टोपियों का व्यापार करता था। एक दिन दोपहर के समय वो जंगल से गुजर रहा था। दूसरा गांव थोड़ा दूर होने के कारण वो चल चल के थक गया था। बड़ी थकान है, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। उसने अपनी टोपियों से भरी टोकरी एक पेड़ के नीचे रख दी और वो लेटकर आराम करने लगा। थोड़ी ही देर में व्यापारी को नींद आ गई। उस पेड़ पर कुछ शरारती बंदर बैठे थे। व्यापारी को सोया देख उन्होंने सारी टोपियां चुरा ली। अरे वाह, कितनी सुंदर टोपियां है। टोपियां चुराकर बंदर सोच में पड़ गए। तभी उन्होंने देखा कि व्यापारी ने टोपी अपने सिर पर पहन रखी थी। व्यापारी की नकल करते हुए उन्होंने भी टोपियां पहन ली। जब व्यापारी की नींद खुली तब उसने देखा कि टोकरी में से सारी टोपियां गायब है। वो टोपियां ढूंढ रहा था, तभी अचानक उसे बंदरों की आवाज सुनाई दी। ए भगवान, इन बंदरों ने तो मेरी सारी टोपियां ले ली। अब मैं क्या करूं? व्यापारी को बहुत गुस्सा आया। वो मन ही मन सोचने लगा कि इन बंदरों से अपनी टोपियां वापस कैसे ली जाए। उसने पत्थर उठाकर बंदरों को मारना शुरू कर दिया। उसकी नकल करते हुए बंदरों ने भी पेड़ से फल तोड़कर उसे मारना शुरू कर दिया। अरे ये बंदर तो मुझे जान से मार देंगे। उसने गुस्से से अपनी टोपी निकाली और सिर खुजाने लगा। बंदरों ने भी ठीक वैसे ही किया। अच्छा, ये तो मेरी नकल कर रहे हैं। अभी इनको मजा चखाता हूँ। व्यापारी अभी समझ गया था कि बंदर उसकी नकल कर रहे हैं। उसने तुरंत अपनी टोपी निकाली और जमीन पर फेंक दी। व्यापारी की नकल करते हुए बंदरों ने भी अपनी टोपियां नीचे फेंक दी। मिल गई मुझे मेरी टोपियां। व्यापारी ने सारी टोपियां इकट्ठा की और हंसते हंसते अपने गांव की ओर चल पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि संकट समय में हमें शक्ति के साथ साथ अपनी युक्ति का भी इस्तेमाल करना चाहिए। स्वार्थी राक्षस। कई साल पहले एक शहर में बड़ा आलीशान महल था जो कई वर्षों से खाली पड़ा था। उस महल में कोई आता जाता नहीं था। लोगों का कहना था कि उस महल में एक राक्षस रहता है और वो बहुत भयानक है, पर कभी किसी ने उस राक्षस को देखा नहीं था। तुम्हें कितनी बार कहा है यहाँ खेलने मत आया करो। क्या तुम्हें कभी वो महल वाला राक्षस दिखा है? नहीं, मुझे तो लगता है ये सब झूठ है। इस महल की खासियत ये थी कि इसकी बाग काफी हरी भरी और फलों से हमेशा भरपूर रहती थी, पर ये समझ नहीं आता था कि इस बगीचे की देखरेख कौन करता है। वहाँ तरह तरह के फूल, फल, पंछी और रंग बिरंगी तितलियाँ भी थी। हर रोज उस बाग में नन्हे बच्चे खेलने आते थे। वैसे तो वो बगीचा बच्चों के लिए अच्छा और सुरक्षित भी था। एक दिन अचानक वो राक्षस कहीं से लौट कर आता है। उसे वो बगीचा सही सलामत देखकर खुशी होती है। वाह, मेरा बगीचा अभी भी वैसे का वैसा है। ये प्रकृति मेरे बगीचे का कितना ध्यान रखती है। दोपहर का समय होने की वजह से बगीचे में कोई खेलने नहीं आया था। वैसे तो राक्षस को अकेले रहना ही पसंद था। वो महल में जाते ही आराम से सो जाता है। शाम होते ही बहुत सारे बच्चे बगीचे में खेलने आते हैं। उनकी आवाज से राक्षस की नींद खराब हो जाती है। बच्चों का इस तरह से बिंदास बगीचे में खेलना राक्षस को पसंद नहीं आता। राक्षस बगीचे में पहुंचता है। बच्चे उसे देखकर डर जाते हैं। भाग जाओ यहाँ से। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? निकलो जल्दी, तुम मेरे खूबसूरत बगीचे को खराब कर दोगे। ये मेरा बगीचा है। सभी बच्चे बगीचे से भागकर अपने अपने घर में छुप जाते हैं। राक्षस महल में जाकर फिर से सो जाता है। आखिरकार बच्चे तो बच्चे हैं। राक्षस को गया हुआ देखकर वो फिर से बगीचे में आकर खेलने लगते हैं। बच्चों के खेलने की आवाज से राक्षस की नींद फिर से टूट जाती है। राक्षस गुस्से से लाल होकर बच्चों पर चिल्लाता है। बच्चे फिर से भाग जाते हैं। बच्चों को बगीचे में आने से रोकने के लिए राक्षस महल की सभी दीवारों की ऊंचाई बढ़ा देता है।
ये देखकर बच्चे नाराज हो जाते हैं। अब हम अंदर कैसे जा पाएंगे? अब हम खेल कैसे पाएंगे? उस दिन राक्षस बड़े आराम से सो जाता है, पर अगले दिन उठकर जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे कुछ अलग ही नजर आता है। बगीचे में पेड़ों के पत्ते और टहनियां गिर चुकी है। पेड़ पर एक भी फूल नहीं है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, बगीचे की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। प्रकृति ये क्या कर रही है मेरे बगीचे के साथ? शायद ये कुछ दिनों के लिए ही होगा। अब वसंत ऋतु आएगा तो फिर से मेरी बाग पहले की तरह खिल उठेगी। वसंत ऋतु आकर चला जाता है, लेकिन बगीचे में कोई फूल नहीं खिलते। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचता। मैंने प्रकृति का क्या बिगाड़ा है जो मुझ पर वो इतनी नाराज है? मेरे बगीचे को ये अचानक क्या हो गया? कुछ दिन बाद बच्चे बगीचे की दीवारों को पार करने का तरीका ढूंढ निकालते हैं और बगीचे में आकर फिर से खेलने लगते हैं। बच्चों की आवाज से राक्षस की नींद खराब हो जाती है। राक्षस गुस्से से बगीचे में आता है और बच्चों के पीछे भागने लगता है। सभी बच्चे भागने लगते हैं, पर एक नन्हा बच्चा पीछे रह जाता है। राक्षस की नजर उस पर पड़ती है और वो उस बच्चे के पास जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे मत मारना, मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊंगा। तुम्हें किसने बताया कि मैं लोगों को मारता हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इतना बुरा नहीं हूँ। रोना बंद करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मुझे घर जाना है। हाँ ठीक है, पर मुझे बताओ, मेरे आने से पहले तुम यहाँ क्या कर रहे थे? मुझे इस पेड़ पर चढ़ना था, पर मैं बार बार फिसल रहा था। ओह, इतनी सी बात है। चलो, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। अब तुम अपने बाकी दोस्तों को भी बुलाओ। तुम सब यहाँ खेल सकते हो। हाँ, सब लोग आ जाओ। सब बच्चे बड़ी खुशी से बाग में खेलने लगे और जैसे ही बच्चे बगीचे में खेलना शुरू कर देते हैं, वैसे ही बगीचे के पेड़ फिर से हरे होने लगते हैं। बगीचे में फिर से फूल खिलने लगते हैं। कुछ दिनों बाद बगीचा पहले जैसा खूबसूरत होता है और राक्षस को अपनी गलती का एहसास होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों की खुशी छीनकर हम कभी खुश नहीं रह सकते। सारस और घमंडी मोर। जंगल में एक सुंदर सा मोर रहता था। सब जानवर उसकी तारीफ करते थे, इसीलिए उसे अपने सुंदर पंखों पर बहुत गर्व था। टिप टिप बजे बारिश की धुन में नाचूं छाना न छुम छुम। टिप टिप बजे बारिश की धुन में नाचूं छाना न छुम छुम। वाह 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 वाह, मेरे जैसा न कोई दूसरा यहाँ, मुझे देख के सभी करे वाह 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 वाह। ए मेंढक, ताली तो बजा। तुझे अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड है ना मोर? एक दिन कोई ना कोई तुम्हारा ये घमंड जरूर उतारेगा। अरे मैं मोर हूँ मोर, मेरी सुंदरता के सामने कोई नहीं टिक पाता। और एक दिन वो झील के किनारे से जा रहा था, तभी उसने एक पक्षी देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। हाँ? अरे वो क्या है? दिख तो रहा है पंछी जैसा, पर उसकी गर्दन और पैर इतने बड़े क्यों है? चलो इसका मजा लेते हैं। मोर उस पक्षी की ओर गया। हेलो, वैसे तुम हो क्या? मैं एक सारस हूँ। सारस? कितना अजीब नाम है। और तुम्हारे पैर और गर्दन कितनी वाहियात है। जरा मेरे पंख देखो, कितने सुंदर और लाजवाब है। सारस सिर्फ मुस्कुराई
और अपना सिर धीरे से हिलाई। वैसे दिखने में अच्छे हैं पर कुछ काम के नहीं। क्या? इस जंगल में सब लोग मेरे पंखों पे फिदा है। देखो, अगर तुम्हें जलन हो रही है तो मुझे कह दो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। अच्छा, बुरा तो तुम्हें अब लगेगा मेरे दोस्त। ये देखो। सारस बहुत शान से आसमान में उड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हवा से बातें कर रही हो। हाँ? अरे इसके पंख तो कमाल के हैं। मेरे पंखों से तो मैं उड़ भी नहीं सकता। सारस कुछ देर बाद नीचे आई। क्यों दोस्त, कैसा लगा? मेरे पंखों से कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हुई ना? मेरे इन पंखों से मैं आसमां की ऊंचाई पर उड़ सकता हूँ, लेकिन तुम ये नहीं कर सकते। अब समझ में आया? तुम्हारे पंख सिर्फ दिखने में सुंदर है मगर कुछ काम के नहीं। तुम्हारे पंख तो काफी अनोखे हैं, काफी बढ़िया है। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। चलो अच्छा हो गया, सारस भाई आ गया और मोर का घमंड चूर चूर हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी सुंदरता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस स्टोरी को लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।